class 12th, Unit 3 Magnetism, Chapter 4 Magnetic Effect of Current. This is the first video of this unit. And topic of today's discussions are Oersted experiment, Ampere's swimming rule, Maxwell cork screw rule, right hand thumb rule, Biot-Savart law, magnetic field on a axis of current carrying conductor, magnetic field on the center of current carrying circular conductor. सो आज हम मेनली रूल्स और बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को देखेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. वी नो दैट रेस्ट चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज रेस्ट में रखा है, जो कि फर्स्ट यूनिट में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे थे. उसमें केवल हम लाइक चार्ज, रिपेल लाइक चार्ज, अट्रैक्ट, पोटेंशियल, फ्लक्स वगैरह देख पा रहे थे. लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगेगा, जिसको हम करंट भी बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा. तो इस यूनिट में हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे. व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज करेंगे. अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. और इसी के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो दिया गया ओरस्टेड ने दिया था. ओरस्टेड ने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को ट्रेस किया. जैसे उसने की को लगाया तो कंपास जो उसके आसपास रखी गई थी, उसने वन साइड डिफ्लेक्शन दिया. और अगर उसने इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ऊपर वाले सर्किट में प्लस ऊपर है, नीचे प्लस नीचे है, माइनस ऊपर है, नीचे वाले सर्किट में प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वो रिवर्स हो गई. मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट. अब इसमें बहुत सारे रूल और भी हैं जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के काम आते हैं. एक बार हम सारे रूल देख लेते हैं. एम्पियर स्विमिंग्स रूल. Imagine a man who swim in the direction of current from south to north, facing the magnetic field kept under him such that current enters from his feet. Then the north pole of the needle will deflect toward his left hand, i.e. toward west. एक सिंपल सा रूल इसको और मैग्नीफाई करता है. मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल. If the direction of linear motion of screw gives the direction of current, if the direction of linear motion of screw, हम मालूम है अगर हम स्क्रू को रोटेशन करते हैं तो उसमें लीनियर मोशन होता है. सो इफ द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एक स्क्रू है, अगर हम इसको, सारे स्क्रू जितने हैं एक ही साइड मोशन शो करते हैं. अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये अपवर्ड जाएगा, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो डाउनवर्ड जाएगा. तो जो अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को मान रहे हैं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे. राइट हैंड थंब रूल, और इसको कर्ल रूल भी बोलते हैं, 10th में भी पढ़ा है हमने. Imagine to hold a current carrying conductor in your right hand such that the thumb show the direction of current, then the wrapping of fingers gives the direction of magnetic field. अगर करंट ऊपर की साइड जा रही है तो जो रैपिंग ऑफ फिंगर्स होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट नीचे की साइड जा रही है तो रैपिंग ऑफ फिंगर्स जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी. मतलब एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड. अब हमारे पास जो मेन आज का टॉपिक है दैट इज बायो-सेवर्ट लॉ. बायो-सेवर्ट लॉ ने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने में हेल्प की. डायरेक्शन ऑफ करंट तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता ही है, लेकिन अगर हम करंट की अमाउंट चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा. अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, एंगल चेंज करें, बहुत सारी चीज़ों पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा. तो वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सबसे सिंपल और सबसे इनिशियल डेरिवेटिव है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप के नाम से भी जानते हैं हम इसको. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, ये इसकी सेकंड हेडिंग हो सकती है. एक करंट कैरिंग लूप लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसके किसी एक पॉइंट पी पर, इसके फील्ड में किसी एक पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और जिसकी डिस्टेंस हमने मान ली आर है. और एक पहले मान लेते एक छोटे से पार्ट से डी एल डिस्टेंस से इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी मिल सकता है.
और ज़रूरी नहीं है कि डी एल और पी पॉइंट के बीच में राइट एंगल बन रहा हो, ये किसी भी एंगल पे हो सकता है पॉइंट, तो हमने बीच का एंगल थीटा मान लिया। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट करंट आई एट पॉइंट पी इज, किस किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, and inversely proportional to square of distance, that is called inverse square law. So dB proportional to I, dB proportional to dl, dB proportional to sin theta, dB proportional to 1 upon r square, और इन सब को हम एक साथ लिख दें तो dB proportional to I dl sin theta upon r square, और यहाँ एक कांस्टेंट आता है और जिसका नाम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon r square, और यहाँ पे म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक में एप्सिलॉन नॉट था जिसको परमिटिविटी बोलते थे, यहाँ परमिएबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टू सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या फिर वेबर पर मीटर पर एम्पियर होती है। एस आई यूनिट इसकी टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगी, और अगर हम इसकी वैल्यू रख दें म्यू नॉट की अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ आएगी, तो डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ हो जाएगी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और जब भी हम डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे, किसी एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर यूज़ करेंगे ना। अगर हम वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर, आर का हम यहाँ यूनिट वेक्टर ले रहे हैं अपॉन आर स्क्वायर, और अगर हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर आर में कन्वर्ट करते हैं तो वेक्टर यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मॉड एन होता है, जिससे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये राइट हैंड स्क्रू रूल, एम्पियर स्क्रू रूल, बाकी चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो-सेवर्ट लॉ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी फॉर्म का हो सकता है, तो हम यहाँ पे सर्कुलर लूप के दो डेरिवेशन देखेंगे जो हमारे कोर्स में है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले हम इसका 3D डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद जो प्रैक्टिकल डायग्राम जो हमें बनाना है वो देखेंगे। हमने यहाँ एक सर्कुलर लूप लेके रखा है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, उसका सेंटर O है, रेडियस यहाँ पर कैपिटल R मानी है, और उससे एक पॉइंट जो इसके एक्सिस पे है और एक्सिस की इसकी डिस्टेंस स्मॉल x है, P पॉइंट है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पहले हम बायो-सेवर्ट लॉ, क्योंकि एक छोटे से लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, तो हमने एक जो ऊपर डी एस जहाँ पर ब्लैक एरो दिखाया है और डॉटेड लाइन शो की गई है, वहाँ से हमने इसका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डी बी आई, जो कि इसके थीटा एंगल के अकॉर्डिंग इसके दो कंपोनेंट होंगे डी बी एक्स और डी बी वाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और अगर हम ऐसे ही इसके नीचे कंपोनेंट निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट फेसेस में भी सेम टू सेम फॉलो होगा, जिसमें से डी बी वाई कट जाना चाहिए और डी बी एक्स ऐड हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ क्लियर हो रही है कि जो आर है और जो रेडियस है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम में भी चेक करेंगे। सो अब हमारे पास प्रैक्टिकल डायग्राम जो हमें कॉपी में बनाना है, एक लूप ले लिया हमने जिसमें हमने जिसकी रेडियस स्मॉल a मान ली यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज करंट, एक पॉइंट P जो इसके एक्सिस पे, सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल x, और वही हमने एक स्मॉल लूप एक्स वाई लिया जो कि P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है वो निकालना है, और उस लूप की वैल्यू हमने यहाँ एक्स वाई लेंथ डी एल मान ली, तो उससे डी बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उसके दो कंपोनेंट हुए डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा। ऐसे ही हमने यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट और लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू इसमें कैंसिल हो सकती है, तो डी एल लेंथ सेम है लेकिन एक्स डैश वाई डैश से मैग्नेटिक फील्ड डी बी डैश, और इसके कंपोनेंट यहाँ पे डी बी कॉस थीटा और डी बी डैश साइन थीटा। तो डी बी डैश कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा कट जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है, और डी बी डैश साइन ऐड हो जाना चाहिए।
और ऐड होने के साथ साथ ऐड हो जाते हैं अगर यहाँ पे केवल दो ही कंपोनेंट होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही डीएल पूरे के पूरे वायर पे लिया जाएगा, तो इनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और एक बार अगर हम इस पूरे लूप का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई भी आ जाएगा और एक्स डेस वाई डेस भी आ जाएगा। तो 2 dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा हमें, केवल dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक बार वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार वायर की सारी लेंथ लेने पे एक्स वाई भी आएगा और कहीं दूसरे टर्न पे एक्स डेस वाई डेस भी आ जाएगा। एक और चीज़ इस डायग्राम में हमें देखना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड पूरा डेरिवेटिव है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे ट्राइंगल के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, और साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स ए अपॉन आर या ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। तो अब हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो डी बी इक्वल टू बायोसेवर्ट लॉ से निकलेगा। फिर डी बी के कंपोनेंट निकालेंगे, उन कंपोनेंट में से कॉस फाई कट जाएगा और साइन फाई इंटीग्रेट हो जाएगा, और साइन फाई की जो वैल्यू आएगी वो ए अपॉन आर आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और आर की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा 90 है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ वायर। सो हमारे पास आ गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही हम सेकेंड साइड उसके जस्ट अपोजिट एंड पे निकालेंगे तो dB डैश मान लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज dB डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। मतलब dB और dB डैश के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम इनको रिजॉल्व करते हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB का dB cos थीटा cos फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट dB का dB sin फाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB डैश का dB डैश cos फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट dB डैश का dB डैश sin फाई। और इसमें से जो dB cos फाई और dB डैश cos फाई है वर्टिकली अपोजिट है, तो कट जाएंगे, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो dB साइन फाई के टर्म में आएगा, और साइन फाई को हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना होगा तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई, या फिर B इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। Therefore, total magnetic field due to current carrying circular loop B is equal to इंटीग्रेशन dB sin फाई, या फिर dB की वैल्यू रख दी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अब R की वैल्यू हम पहले ही डायग्राम में देख चुके थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन आर थी, और आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्योंकि पहले 1 की पावर फिर 1/2 की पावर, तो जब सेम सर्ट्स होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है बेस सेम होने पे। तो आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बाहर आ गया। केवल वेरिएबल कंपोनेंट है डी एल, और डी एल एक लूप का छोटा सा पार्ट है, तो लूप का टोटल पार्ट जो होगा वो सर्कुलर की सर्कमफेरेंस होगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए हो गया, यहाँ पे रेडियस मान के रखी हमने, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नाउ बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल N टोटल टर्न्स के लिए शो होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ तक हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई या मॉडिफाई कर सकते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पाई इंटू ए स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा, और एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल देते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट कर देते, तो ये एक्सियल कंडीशन ऑफ डायपोल का भी फॉर्मूला था, ई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब आया था वहाँ पे। और अगर यहाँ एक्स को नेग्लिजिबल कर देंगे, ए को नेग्लिजिबल कर देंगे, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2p अपॉन आर क्यूब के जैसे ये भी हो जाएगा। मतलब सर्कुलर लूप कैन एक्ट एज मैग्नेट, और वहाँ पे डायपोल मोमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है।
अब अगर x की वैल्यू 0 ले लें, मतलब सेंटर पर देखना चाहें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में लिखेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन ए, या फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और अगर हम x की वैल्यू बहुत ज़्यादा मान लें, a की वैल्यू कम मान लें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये इसकी फील्ड लाइंस, कभी कभी फील्ड लाइंस बनाने को भी आ जाती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ की मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। फिर से वही डायग्राम है, लेकिन उसमें अगर हम मान लेते हैं x 0 है तो वही वही आंसर आता। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई वे में करते हैं। सर्कुलर लूप मान लिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और r रेडियस है उसकी, और स्मॉल पोर्शन dl मान लिया। बायोसेवर्ट लॉ में हम स्मॉल पोर्शन dl से करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्कमफेरेंस है, db सेंटर पर निकालना है हमें। तो let the small magnetic field due to small portion dl of circular loop carrying current I and the radius r according to Biot-Savart law dB equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। थीटा 90 है, साइन 91 हो जाएगा, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और अब अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सर्कुलर लूप से, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर रहेगा केवल स्मॉल पोर्शन डी एल। सो टोटल पोर्शन कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अगर हम इसको कट कर दें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आएगा। और अगर हम इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में लिखना चाहें, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें बी और आर के बीच में। थैंक यू।